खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आर उम्मीद बड़ी साहब और जनाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह साहब का कहना है कि अगले वज़ीर आज़म तो बिलावल भुट्टो ही बनेंगे, बल्कि मुराद अली शाह साहब के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि वो अगले शायद हमारे वज़ीर ख़जाना हों। कमाल एक मुस्तहकम डेमोक्रेसी है कि हम इलेक्शन से पहले बता सकते हैं कि कौन क्या होगा, तो इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्शन 90 दिन से पहले होंगे। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर से ये आवाज़ें शुरू हो गई हैं, तो इलेक्शन क्या होंगे, उनकी नौइयत क्या होगी, उनका एतबार क्या होगा, ये इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है कि जो अद्वियात का भी मसला है, इसमें भी आर्मी एक्ट लागू होना चाहिए। आर्मी एक्ट तो खुद आर्मी तो बहुत अच्छा काम कर रही है, अपने अंदर उनका निज़ाम भी माशाल्लाह बड़ा मिसाली है, मगर सवाल ये है कि व्हेन विल वी कम ऑफ एज, कब हम अपने घुटनों पाँव पर खड़े होंगे। सारे काम हमने करने हैं, तो फिर ये तनख्वाहें, ये काबीना, ये खेल, ये दर्जनों लोग, ये किस काम के हैं, इन्हें घर भेज दें। और इसके अलावा मज़ीद कौन कौन से दोस्त ममालिक हमें पैसे डिपॉजिट करेंगे। हमारा वही उधार का धंधा है, उधार में $2 बिलियन और मिल गए सऊदी अरेबिया से। जब हम पैसे नहीं कमाएंगे भट्टी साहब, तो फिर हमें उधार पे ही चलना पड़ेगा, और आप बताते होते हैं कि 2.5 लाख से ऊपर का उधार हो गया है। मगर मैं आगाज़ में एक और मौजू की तरफ आता हूँ जो अब टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, और भट्टी साहब वो है आज़ादी इजहार के ज़िमन में बात हो रही है। और ख़ास तौर पर जो लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, उनके हवाले से उन्होंने ये क्लेम किया कि उन्होंने एक सवाल की पादाश में उन्हें शायद किसी नौकरी से अलग कर दिया गया। लेकिन सरकार का मौक़िफ़ ये है कि नौकरी तो पहले भी नहीं थी, वो एक बोर्ड में थे और वो उस बोर्ड पे मौजूद हैं, वो जो तज्ज़िया कारों का होता है। शायद अभी हमारे साथ आज़म चौधरी साहब भी हों, उनसे भी बात करेंगे। मगर भट्टी साहब, आज़ादी इज़हार एक रिलेटिव टर्म है, हर जगह पे हुकूमत और ये बंदिशें, और ये जैसे कहते हैं ना कि जहाँ मेरी नाक शुरू होती है वहाँ से आज़ादी दूसरे की ख़त्म हो जाती है। तो आप क्या समझते हैं इस आज़ादी इज़हार के हवाले से, और ये जो कज़िया हो रहा है भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा गुजारिश ये है कि मैं एक ट्रेड यूनियनिस्ट भी छोटा सा गुमनाम सा पुर्जा हूँ। निसार उस्मानी जैसे लोगों को मैंने फॉलो किया हुआ है। पाकिस्तान में ज़ियाउल हक से या ज़ियाउल हक जितनी बदतरीन साफत कदगन आजकल है, माजी में नहीं। अभी आपने आदम चौधरी मेरा पुराना बरतानिया दौर के दोस्त है, हमारे लाहौर प्रेस क्लब के सदर भी हैं। याद रख लें, बदतरीन डिक्टेटरशिप इस वक्त मीडिया पर है। हमें सच बोलने से रोका जाता है, सच दिखाने से रोका जाता है, और हर ताकतवर, ये नहीं कि इस दौर में हुआ, हर हुकूमत में जो हुक्मरान होता है अपनी मर्जी का सच होता है। वो लोग जो कल को जिन्हें दिखाना जुर्म था, एक टेलीफोन कॉल पे पता नहीं क्या क्या हमें बर्दाश्त करना पड़ता था, अब हमें डांग मारी जाती है सर पे, इनको पूरा दिखाओ। तो गुजारिश ये है, पाकिस्तान में हर ताकतवर कहता है कि मेरी बुराइयों को, मेरी खामियों को मेरी खूबी करे। मरियम औरंगजेब साहबा हमें भी भाई कहती थी, और आजकल जो वजारत इत्तलात में वो खिचड़ी बना रही हैं मरियम नवाज साहबा के कहने पे, या आजम चौधरी पर पाबंदी नहीं लग गई, दीगर टीवी चैनलों पे, साफियों पे नहीं पाबंदी लगी। ये इनकी जमहूरियत पे दाग लग रहे हैं, बदनुमा दाग। वक्त ये भी गुजर जाएगा। हमने इससे पहले भी देखे, जिस मुशर्रफ से ये डील करके गए उसके खिलाफ 3 महीने लाहौर में जुलूस निकाला, जिसमें मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी आए, शहीद बेनज़ीर भी आई। तो मैं इन हुक्मरानों से कहता हूं कि इंतकाम में इतने अंधे ना हो जाओ कि आपको अपने चेहरे भी मसकशुदा नजर आए। साफी अच्छा। अगर ना हम कानून से बाला है ना अखलाकियत से बाला है, लेकिन हमें दीवार से मत लगाओ। ठीक हो गया। भट्ट साहब, आप तो पीजेड के भी प्रेसिडेंट हैं, और ये मुझे बताएं कि सबसे आपकी बात भी हुई, क्या मामला है? 2 मौक़िफ़ हमें नज़र आ रहे हैं, क्या क्या आपके इल्म में है? देखिए काजी साहब, बात यह है कि आज आज़म चौधरी साहब से मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई है। उन्होंने मौक़िफ़ ये दिया है कि जो एक सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, उस पर जो सच था वो उन्होंने, जो सहाफ़ी का हक़ होता है वो पूछा, जिस पर बाद मरियम औरंगजेब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने ये कहा है कि हमारा इस बात से तल्लक नहीं है, वो हमारे PTV के एम्प्लॉय नहीं है, जबकि वो एक बोर्ड बना हुआ है जिसमें तज्जिया कार आते हैं, उसमें आज़म चौधरी आया करते थे, और अब भी आने को तैयार है। हम, वो हमारी पे रोल पे अभी भी है, बाज़ाब्ता मुलाज़म नहीं है। लेकिन जो सच है वो ये है कि आज़म चौधरी ने जब सवाल किया था तो सवाल तलक था, जो तलक था वो इसका इस्तेकाक था। तलक का मतलब ये नहीं कि गुस्ताखी नहीं की, इसका ये मतलब नहीं, गलत फिक्रा नहीं है,
ये पूछना कि इस वक्त जमहूरियत के पाँव के तले रौंदा जा रहा है, सहाफ़त को क्यों रौंदा जा रहा है, पिछले माजी में भी ये हुआ, इसमें भी ये हुआ, इस तरह की गुफ्तगू अगर पॉजिटिव गुफ्तगू उसने की है तो उसके बाद मेरी इत्तला के मुताबिक जो मैंने पीटीवी से इंफॉर्मेशन ली है उसको उन प्रोग्रामों पे बुलाना बंद कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि ये एक जर्नलिस्ट के साथ ज्यादती है और हम लाहौर प्रेस क्लब के साथ खड़े हैं और आजम चौधरी के साथ खड़े हैं, ये ज्यादती है। मैं वैसे लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट, ये तो कभी भी नहीं हुआ कि किसी हुकूमत ने पीटीवी पे वो अपने बारे में या अपने खिलाफ कोई बात किसी ने सुनी नहीं है। आजम चौधरी साहब हमारे जी, आजम चौधरी साहब थैंक यू फॉर योर टाइम। हजूर ये क्या मामला हुआ, क्योंकि सरकारी मौक़िफ़ ये आया है कि आप उस बोर्ड पर मौजूद हैं जो कि तजियाकारों का है, तो हमें आपके वर्जन क्या होगा, क्या है इस पर? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। देखें जी, ये वाक़या तो आपके इल्म में है किस तरह पेश आया। मैंने सिर्फ एक सवाल किया था, इससे अगले दिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर के अंदर, और उसमें मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा था कि मीडिया के ऊपर जो पाबंदियों के हवाले से बदतरीन दौर से हम गुजर रहे हैं, ये कैसे खत्म होगा और सहाफ़ियों को अपनी मर्जी से लिखने और बोलने की इजाजत कैसे मिलेगी। और ये जो जमहूरी पार्टियां, सियासी पार्टियां, ये क्लेमेंट हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। अच्छा, उस पर प्राइम मिनिस्टर ने आंसर किया, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने आंसर किया, लेकिन मुझे उसी दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होनी थी, मुझे पीटीवी की तरफ से कन्वे किया गया था कि गवर्नर हाउस के अंदर एक पीटीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन होगी जिसके अंदर हम 3 जर्नलिस्ट उसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे, जिसमें एक मैं था, 2 सीनियर और थे। तो हमें, जब मैंने क्वेश्चन कर लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, तो वहीं पर एक साहब मेरे पास आए, पीटीवी के जुम्मेदार थे। उन्होंने आके कहा कि माजरत चाहते हैं कि आपको जो पैनल है उसमें शामिल नहीं किया जा रहा आज के प्रोग्राम में। तो मैंने कहा जी वजह, उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता। मैंने कहा इट्स ओके। अच्छा, उसके बाद क्योंकि मेरा अपना एक प्रोग्राम बाखबर के नाम से पीटीवी पे ऑन एयर होता है, जिसका मैं पायनियर टीम का हिस्सा हूँ, जब मई 2022 में बाखबर शुरू किया गया था, उस वक्त से मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। अब वो बाखबर के 2 वीक के सेगमेंट चले, जिसमें ईद के दिनों में भी और ये गुज़श्ता जुमा हफ्ता भी चला, तो मुझे उसमें इनवाइट नहीं किया गया। तो जब मैंने चेक किया तो पता चला कि मुझे ऑफ एयर कर दिया गया, लेकिन तहरीरी तौर पर बिल्कुल नहीं किया गया। जो वर्बल तौर पर मुझे उस दिन कहा गया था, उसके बाद मेरे साथ किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, ना मुझे मेरा जो रेगुलर प्रोग्राम था उसके लिए इनवाइट किया गया। ठीक है। अच्छा, आदम चौधरी साहब साथ ही रहिए। भट्टी साहब आपसे सवाल पूछना चाहेंगे? इजाजत दे तो मैं सवाल कर लूं आपसे। जी भट्टी साहब। जी भट्टी साहब। तो साहब, गुजारिश ये है कि आपने और हमने सारी जिंदगी गर्दी ये हुक्मरानों की गुलामी मारने से इनकार पर, पहली दफा आप नौकरी से नहीं निकलेंगे या मैं नहीं निकलूंगा, ये पादाश होती रही। लेकिन क्या वजह है कि हम सहाफी बरादरी, एक सवाल करना हमारा बुनियादी हक है। आपका भी शगिर्द था, मेरा भी भाई था राशिद भट्ट, उसके एक सवाल पे हुकूमत चेंज हो गई जो गुलाम इसहाक से किया था। तो क्या आजम चौधरी एक सवाल करने का पूरे 30 साल कैरियर सहाफत को दे के हक नहीं है, तो फिर सवाल करेगा कौन? भट्ट साहब, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, और आप क्योंकि हमारे लीडर भी हैं, आप ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, तो यही बात इस वक्त देखें, मैंने जब सवाल नहीं कर सकता तो मैं कौन सा जर्नलिस्ट हूँ या कौन सी जर्नलिज्म कर रहा हूँ। अगर मैं सवाल करता हूँ तो मैं मुल्क और कौम के कोई ना कोई बेहतरी को लेकर सवाल करता हूँ, उसमें कोई जाती मुफाद नहीं होता। और अगर एक जर्नलिस्ट सवाल नहीं कर पाएगा तो इट्स मीन कि उसकी कोई जर्नलिज्म नहीं है। और मैं जो पूछ रहा हूँ उनसे, जो मेरा तकाजा जो मैं कर रहा हूँ, मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का तकाजा कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में बदतरीन दौर से हम गुजर रहे हैं, और उसी वक्त हुकूमत की जानिब से मुझे ऑफ एयर कर दिया जाना, वो हुकूमत ने उसी मेरे सवाल के ऊपर एक मोहर तस्दीक सबक कर दी कि जो मैं पूछ रहा हूँ या जो मैं तकाजा कर रहा हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने एक्ट से साबित किया। अब इशू ये है कि क्या अगर जर्नलिस्ट भी इस मुल्क के अंदर नहीं बोलेगा तो फिर कौन रह जाएगा? और तो कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है, और तो कोई ऐसा फोरम नहीं है। आप हमारे प्रेस क्लब के सदर हैं और सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट। अच्छा, भट्टी साहब मुझे क्विक ब्रेक है, अजान की ब्रेक है,
बहुत शुक्रिया बड़ी साहब, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा, मगर ये तो ब्रेक हमारे ऊपर लाजम है, तो इस अजान के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। जी भट्टी साहब, आप बात मुकम्मल करें तो फिर हम अगले टॉपिक पे जाते हैं। अच्छा चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स भी बंद कर दिए गए, सहाफत बहुत अजान टारगेट पंचिंग बैग बना हुआ, हुक्मरान कोई भी हो उनकी ख्वाहिश के बरखिलाफ हम सवाल कर लेते हैं, जिंदगियों को खतरा, मुल्क से भागना, नौकरियों से जाना। तो क्या आप भी बैठे हैं, दीगर क्लब भी हैं, व्हाट्सअप भी हैं, क्या साफी इस सिलसिले में कोई लाए अमल बना रहे हैं कि हमें हमारी फराइज की अदायगी में रुकावट ना डाला जाए, हमें बेलगाम ना किया जाए? कोई ऐसी हिकमत अमली, कोई मूवमेंट चलाने का इरादा है लाहौर प्रेस क्लब और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का? मेरे ख्याल में भट्टी साहब इस वक्त चौधरी साहब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन क्योंकि तो यही सवाल व्हाट्सएप से ले लेता हूं, अगर आप भी एक बॉडी से मुंसलिक हैं, उसे हेड करते हैं, तो आप इसका जवाब दें। काजी साहब, बात यह है कि जो आज़म चौधरी साहब के साथ वाक़या हुआ है, जिस तरह उसको पीटीवी से फौरी तौर पर एक सवाल की पादाश में निकाल दिया गया है, और वो खुद कह रहा है, मरियम औरंगज़ेब का जो कहना वो एक तरफ, लेकिन एक जर्नलिस्ट का जो बात है वो आपके टीवी पे आके ऑन एयर ये बात कह के गया, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। इस सिलसिले में लाहौर प्रेस क्लब, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से मेरी बात हुई है। कल 4 बजे इस पर हंगामी इजलास है कि ऐसा वाकया क्यों हुआ है। ये तो है एक टॉपिक। इसके साथ आप यहाँ बात करते हुए दूसरी बात को भी याद रखें, जो साबका हुकूमत थी वहां सहाफियों के मुंह पर थप्पड़ मारे गए थे। आपको याद होगा फवाद चौधरी का वाकया, भूलिएगा ना। फवाद चौधरी ने एक महफिल के अंदर हमारे एक बहुत बड़े प्यारे भाई बोल चैनल वाले के मुंह पर थप्पड़ मारा। मेरे जीएनएन के रिपोर्टर फराज निजाम, क्राइम रिपोर्टर के साथ डॉक्टर साहब ने बदतमीजी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कौन से डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर शहबाज गिल साहब की, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था उनका। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। 2 खवातीन की कंप्लेन यूनियन को तहरीरी तौर पर आई, ये वही शहबाज गिल साहब थे। ठीक है, लिहाजा ये कोई चीज अच्छी नहीं है, इस दौर में भी अच्छी नहीं और उस दौर में भी अच्छी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले दौर की चपेड़ें और इस दौर में साक डार साहब ने जो चपेड़ मारी है एक साथी को सवाल करने पर, तो पिछले दौर की चपेड़ जमा इस दौर की चपेड़ बराबर है 0, या असी कुट खाने रहना हर दौर। हाउ कैन वी जस्टिफाई इट? भट्टी साहब, हम कैसे इसको जवाब दें, चाहे पिछली गवर्नमेंट हो चाहे ये गवर्नमेंट हो? मैं आपके जवाब से बड़ा खुश हुआ हूं कि हमारे जर्नलिस्ट आज भी है होश में। गुजारिश ये है कि सहाफियों को कोड़े पड़े, सहाफी कत्ल हुए, सहाफी जेलों में गए, एक हिस्ट्री है, क्योंकि हमने इक़्तिदार में नहीं आना होता। मुझे हैरत हो रही है कि क्या चंद दिन पहले इसाक डार ने थप्पड़ मारा या पहले पड़े, वो भी गलत थे। अरशद शरीफ पे 16 मुकदमा दर्ज हुए, मुल्क छोड़ने पर जमीन जगह तंग की गई, मुल्क से गया, शहीद हो गया। इमरान रियाज, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एक साफी पे 50-50 पर्चे कभी भी नहीं हुए, खुदा के वास्ते ज़ियाउल हक के दौर में भी नहीं हुए। हकायक को तो मसख ना करे। कल था वो जालिम थे, गलत थे। जिसने भी जब भी गलती की, कल के जुल्म को आज का अमन नहीं कहा सकता। कादी साहब, हम में भी तफरीक पड़ चुकी है, हम में भी तकसीम हो चुकी है, हमें भी मुबैना खरीदा जा रहा है। जिस दिन साफी कम्युनिटी एक हो गई, मैं 1 महीने में मजहर अब्बास PFUJ के सेक्रेटरी है, हुमाली सदर है, निसार उस्मानी सदर है, बड़े बड़े कद्दावर शख्सियात और अब भी काबिल एहतराम है। 1 महीना चाहिए इस हुकूमत को घुटनों पे लाने के लिए कि आज़ादी सहाफत पर कदगन और थप्पड़ मारने के सिलसिले और नौकरियों बंद करें। भट्टी साहब, आप आगे बढ़ते हैं मेरे पास, वो इसलिए कि फिर कमजोरी तो हमारे अंदर भी है ना, हम औहदे ले लेते हैं, वजारतें ले लेते हैं, सेनेटर भी बन जाते हैं। भट्टी साहब, ये भी तो है ना, तो इसलिए कादी साहब जो सेनेटर बनते हैं उनको थप्पड़ मारे ना, जो इनसे मराद लेते हैं उनको लें। एक आदमी ने कभी इनसे मराद ही नहीं ली। हम तो इन्हें चैलेंज करते हैं, भाई जिस साफी ने मराद ली है किसी भी हुकूमत से, उसका डाटा लाएं, वरना साफियों को कुचलने वालों को घुटनों पे लाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा बड़ी साहब, अब बड़ी में साफी मेरा यकीन है इंशाल्लाह हम देखें, एक बेहतरी की तरफ अमल जारी रहना चाहिए और आवाज़ उठती रहनी चाहिए, ज़रा सबड्यूड हो, ऊंची हो,
ऊंची भी होगी कभी। बहरहाल भट्टी साहब, ये एक मुझे जो बाकी तो हम कहते हैं हमारे यहाँ जमहूरियत को अभी वक्त लगेगा, इर्तका होता है, 15 साल में हम इर्तका भी देख रहे हैं जो हो रहा है। हजूर, ये वतन अजीज़ में ऐसा खुदकार निज़ाम है कि जिसमें पहले ही पता चल जाता है कि ये वज़ीर आज़म होंगे। अभी मुराद अली शाह साहब के बारे में अगले दिन मैं पढ़ रहा था कि हमारे इंशाल्लाह अगले वज़ीर ख़जाना वो होंगे। इलेक्शन अभी हुए नहीं और ये कई मतलब पिंड तो अभी बसा नहीं है, तो शुरफा पहले ही आ गए हैं। तो क्या फरमाएंगे आप? अच्छा, कैसे गुजारिश बताएं, आपके मुल्क में आइन है, आप मुझसे ज़्यादा पढ़ाते बताया जाता है कि है, उस पर अमल हो रहा है? नहीं, मैं जवाब दे तो नहीं, लगता नहीं है, नहीं। मैं जवाब उसका दलाइल से कायल करूंगा ना। ठीक, इस हर जुर्म की सजा है। आपका आइन में वादिया लिखा है 90 दिन के ज्यादा 1 मिनट भी केयर टेकर नहीं रह सकती। हुक्मरान 2 सूबों में मुसल्लत है, कब्जा ग्रुप है ना, ये बात तो इबहाम नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 14 मई को इलेक्शन होंगे। उन्होंने आइन को नहीं माना, कानून को नहीं माना। सरकारी उदारे गुलाम होकर लोगों को उठा लेते हैं, 2-2 महीने पता नहीं चलता, जेलों में डाल देते हैं, पता ही नहीं है। और दूसरी बात, जमहूरियत है कब? क्या जमहूरियत ये है ज़ियाउल हक, जिलानी, मियाँ शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, जुल्फ़िकार अली भट्टो, नुसरत भुट्टो, शहीद बेनज़ीर, आसफ अली जरदारी, बिलावल आसफा, इसमें अवाम कहा है? मुझे ये बताएं कादी साहब, ये डेमोक्रेसी कैसे कह सकते हैं? कि चैलेंज दे रहा हूं, इलेक्शन हुए नहीं और इंतखाब हो रहा है कि ये वजारत इसकी, ये वजारत इसकी। कभी दुनिया के रीजन में, पूरे दुनिया में 180 जितने ममालिक है, बताएं जहां इलेक्शन भी ना हो, इलेक्शन की डेट भी ना हो, इलेक्शन कमीशन अदालतों को ना माने, आइन को ना माने, और वहां फायदा हो, फैसला हो रहा हो कि निगरान वज़ीर आज़म होगा। कहीं ये मुमकिन है कि आइंदा 5 साल के लिए वजारत कौन सी पार्टी को कितना हिस्सा दिया जाएगा? मौलाना फजल रहमान ने, आपको पता, सदारत मांग लिया आपके मुल्क की। तो अगर वो जिद कर ही रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? अपना जी भट्ट साहब, आप साहब, ये बात सिर्फ मैं ये रिफ्रेज कर दूं, काजी साहब, इलेक्शन हुआ नहीं तो पहले से कैसे ये? काजी साहब, मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। आप जब लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन में वोट मांग रहे होते हैं तो आप कह रहे होते हैं मेरा ये सदर जीतेगा। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इलेक्शन में वोट डाल रहे होते हैं तो आप ये कहते हैं जीतेगा। अगर वजीर आला सिंध कह रहा है कि जी मेरी ख्वाहिश है बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, या मरियम नवाज को कोई बनाना चाहता है तो उसकी ख्वाहिश है, इसमें कदगन नहीं लगानी चाहिए। उनकी जो स्टेटमेंट है, नहीं मैं बनेगा नहीं कह रहा, उन्होंने कहा है, मेरे पास जो लिखा हुआ है, मेरी जो रिसर्च टीम ने भेजा है, वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ही होंगे। अब अगर उर्दू की लुगत में और उसकी ग्रामर में देखें तो ही का मतलब है कि और कोई नहीं होएगा, यही होएगा। आपने सुना नहीं ना, उन्होंने आहिस्ता सा कहा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो अच्छा, वो आपने सुना होगा। हाँ, वो बात ये है कि उनके कहने का मतलब यही है सिर्फ कि ये मेरी ख्वाहिश है, ये उनका इस्तेकाक है, वो कह सकते हैं। तो फिर इसका मतलब ये है भट्टी साहब कि दुबई में जो मीटिंग हो रही थी वो मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए हो रही थी, वहां ओहदे नहीं बांटे जा रहे थे और वहां लड़ाई बिल्कुल नहीं हो रही थी कि गवर्नर पंजाब कौन होगा, सीएम कौन होगा, सूबा किसके पास जाएगा, वो किसके पास जाएगा। भट्ट साहब ये फरमा रहे हैं, अब आप फरमाइए, आप क्या फरमाते हैं? पंजाबी कहते हैं ना, अन्ना वरे वड्डे रेओड़ियां भोपो अपने आनू। भाई फिर मुल्क में इलेक्शन कमीशन खत्म कर दो, आवाम को एक मैसेज दो, भाई ना आगे कभी इलेक्शन होना है। दुबई, अमेरिका, लंदन में गैर मुल्की ताकतें आएंगी, चंद खानदान जाएंगे मुसल्ला ब्रीफ केस, वो आपकी तकदीर का फैसला करेंगे। बादशाहत ले आओ, कब्जा कर लो। और भाई जमहूरियत को तो ना बदनाम हो, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। भाई जमहूरियत बदनाम हुई, शरीफ खानदान, जरदारी खानदान आपकी वजह से। खुदारा जमहूरियत को बचाओ। इंशाल्लाह ये सब जमहूरियत को बचाएंगे और जमहूरियत जो है वो किसी न किसी, हम इतनी ये कीमती चीज़ है कि इसे हम किसी बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे। लेकिन ये फरमाइए, ये जरा सुनिएगा, हमारे राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ फरमाया, हमारे वज़ीर दाखिला हैं, इस पर बात करते हैं। देखें ना, देखें, ये तो बिल्कुल इसका प्रेसिडेंट मौजूद है कि वो क्या कहा था ज़ियाउल हक साहब ने जब पहली तकरीर की थी भट्टी साहब, कि 30 दिन कहे थे, 90 दिन कहे थे। तो 90 दिन जो है वो 11-12 साल हो जाए तो माशाल्लाह क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए कादी साहब, गुजारिश है कि डिक्टेटरशिप जरूरी नहीं कि कोई जनरल लगाए, ये सिविल डिक्टेटरशिप ज्यादा खौफनाक है। ज़ियाउल हक मुझे बताए 3 महीने के लिए आए थे, पहली तकरीर निकाल ले,
पंजाब और केपी में क्या कर रहे हैं। अब ये जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हम 3 दिन पहले कर देंगे, भाई 15 साल से तसलसल चल रहा है जमहूरियत का, एक दिन भी जिन जो एस्टैब्लिशमेंट को आप बुरा कहते हो वो नहीं आई। तो आप अब भी कह रहे हो कि 2 दिन पहले करेंगे, 3 महीने और मिल जाएंगे सिर्फ, कि 90 दिन के अंदर। आप तो 15 दिन में भी करा सकते हो। इलेक्शन कमीशन ने आज से साल पहले कहा था 6 महीने के अंदर अंदर हम पूरे मुल्क में इलेक्शन करा सकते हैं। इनकी नीचे फतूर है, क्योंकि ये इलेक्शन से पहले तमाम जमहूरी ओहदे बांट लेना चाहते हैं खानदानों में। प्राइम मिनिस्टर हाउस किसके नाम अगले 5 साल लगेगा, सदर हाउस किसके नाम लगेगा, कौन कौन सी वजारत किस किस में ब्रीफ केस मुबैना तौर पर बिकेगी। वजारत इतलात का रेट आजकल बहुत ज्यादा है मुबैना तौर पे। वजारत खजाना का खजाना तो आपको पता ही है, साग डॉलर साग डॉलर कह रहा हूं मैं, माफी चाहता हूँ, चलो जो भी उनका नाम है, उन्होंने तो डॉलर वैसे ही ऊपर इतना ले गए हैं। तो काजी साहब, पाकिस्तान में जमहूरियत भी खतरे में, 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल भी खतरे में, अदारों को अब बिल्कुल मैं एक इनसे टेक ले लूं। मैं थोड़ा सा इख्तलाफ कर रहा हूं भट्टी साहब से। भट्ट साहब, क्या कोई फर्क पड़ता है? देखें, जमीनों की रजिस्ट्री भी होती है, तो क्या कोई डेमोक्रेसी की भी रजिस्ट्री हो सकती है? काजी साहब, मुझे तो आज समझ नहीं आ रही। आप यहाँ तो आइन के मुताबिक आइन की रिट लगाते हैं कि आइन के मुताबिक ये नहीं हो रहा, इलेक्शन नहीं हुए। अब आइन ये कहता है कि अगर कौमी असेंबली जो है वो पहले तोड़ दी जाए तो 90 रोज मिल जाएंगे, वरना आपको 60 दिन मिलेंगे। अब ये आइन में लिखा है। राना सनाउल्लाह कहता है जी मैं 3 दिन पहले तोड़ूंगा तो मैं 90 डेज ले लूंगा। तो यार इसका इस्तेकाक है। नहीं, क्या बुराई? उन्होंने ये नहीं कहा, दोबारा सुना है। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होती तो क्या फर्क पड़ता है, ये कहा है उन्होंने। नहीं, ये नहीं उन्होंने यार, ये दोबारा सुना दे जरा, मैं गलत समझाऊं तो। नहीं, ये सुन लेना। अच्छा, शहबाज शरीफ का सुन ले, टाइम नहीं है, वैसे सुनवा दें, मेरे कान अभी खराब नहीं हुए। भट्ट साहब जी सुनाएं। पाकिस्तान में अगर जाली अद्वियात अगर सिविल कोर्ट्स के जरिए खत्म नहीं हो सकती, तो फिर हमें जाली अद्वियात के खात्मे के लिए आर्मी एक्ट लागू करना चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, जाली अद्वियात, अब कल मैं अगर इस आर्गूमेंट को एक्सटेंड करूं और मैं कहूं कि यार पार्लियामान जो है काजी साहब डिसफंक्शनल है, फिर काजी साहब आप अमेरिका भी रहे हैं, दुनिया में फिरे हैं, कोई मुल्क का डेमोक्रेसी वजीर आजम अगर ये लफ्ज कहे कि जाली दवाई नहीं आर्मी एक्ट में होना चाहिए, आप वजीर आजम पाकिस्तान हो, अगर जाली दवाइयों के लिए आपने मिलिट्री कोड बनानी है, रिश्वत लेने के लिए मिलिट्री कोड खात्मे के लिए बनानी है, नहरी निजाम बिजली चोरी के लिए, पानी चोरी के लिए, और फिर किस मर्द की दुआ हो यार, फिर आए किस लिए? एक सवाल करने दें मुझे, मैंने भट्ट साहब से भी पूछना है। बेहतर करें एक सवाल यार, देखिए साहब, एक महकमा हेल्थ होता है, उसका अरबों रुपए बजट है, ड्रग इंस्पेक्टर होता है, और मियां साहब उधर मेरिट पे बंदे लगाओ, राइट मैन पर राइट जॉब। नहीं, लेकिन भट्टी साहब एक बात तो रिश्वत ले रहे हैं, जो आपकी इक़्तिदार में इलेक्शन लड़ने वालों को फंडिंग करते हैं मुबैना, उनको रोको, खुदा का वास्ता है। कल को तो ये कह देंगे ये बंदा बीमार हुआ, इसको गोली मार दो, क्योंकि इधर दवाई असली नहीं मिलती, बारूद असली मिलता है पाकिस्तान में, तो गोली मार दो। उनकी बात तो ठीक है ना भट्टी साहब, एक हवाले से उनकी बात ठीक है। 2014 से हमने प्रोग्राम शुरू किया कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में हाई कोर्ट के मुताबिक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक एक अहम ओहदे पे जाली डिग्री वाले साहब हैं। HEC ने कह दिया कि वो जाली डिग्री वाले हैं। कोई मजाल नहीं थी किसी की कि उनको हटा सके कोई, पता नहीं वो मौजूद हैं या रिटायर हो गए हैं या उन अपनी स्वीट विल पे तशरीफ ले गए हैं। तो इस एजेस के बाद जाहिर है इनका PM साहब का ये कहना तो बनता है, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? काजी साहब, एक अफसर का रिकॉर्ड खराब है, मुबैना उस पर करप्शन है और साबित भी हो चुकी है। उसे पोस्टिंग देने की बजाय नौकरी से निकालना हुक्मरान वक्त का काम है, चाहे वो मिनिस्ट्री हेल्थ है, फिनांस मिनिस्ट्री है, मिग्रांसी या वजारत उज़्मा का, मेरा आपका नहीं है। अगर आप ऐसे जाहिल लोग, करप्ट आदमी जो मुल्क दुश्मन है, जो जाली दवाइयां बेचने पे आप काबू नहीं पा सकते, जाली पानी बेचने पे आप काबू नहीं पा सकते, कब तोड़ने पे आप काबू नहीं पा सकते, तो मुझे तो बता दे ना वजारत उज़्मा की जिम्मेदारी है क्या? मुझे सिर्फ काजी साहब ये बता दे कि ये मैं अभी आपको भट्ट साहब से पूछ के बताता हूं। पहले मैं भट्ट साहब को एक शॉट और सुनवा दूं।
जिस विजन की सिपा सलार साहब ने बात की, असल हकीकत यह है कि ये इनकी सोच थी। इन्होंने मुझे मशवरा दिया कि शहबाज शरीफ साहब हमें इस तरफ आगे चलना चाहिए। तो अगर वो इस वक्त जनरोसिटी से काम ले रहे हैं तो मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ये बात तय है कि हमें मिलकर हमें इस बहुत बड़े विजन को अमली जामा पहनाना है। इस बात में तो कोई बुरी बात नहीं है। देखिए काजी साहब, आपने बहुत अच्छी बैलेंस की गुफ्तगू अभी फरमाई है जो ज़राअत के हवाले से। ये असल में जो शॉट आपने चलवाया ना, ये कौमी सिक्योरिटी पर सेमिनार है जिसमें मेरे सिपा सलारे पाकिस्तान भी मौजूद। बिल्कुल ठीक। उनकी मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यह बात कही है कि अगर अदालतें जैली ज़रई अद्वियात ख़त्म नहीं कर सकती तो इसके लिए हमें आर्मी एक्ट को लागू करना पड़ेगा। सवाल यह है कि जब भी किसी को हम पकड़ने लगते हैं, वो ये बात अदालतों को कर रहे हैं। सवाल यह है कि वहां पर अदालतों से स्टे आ जाते हैं। मुल्क में आप देखें ना, सारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे हुकूमत पे ना डालें। देखें जब बिल्कुल एक मिनट भाई, मैं बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं कभी एग्री करता हूं कि क्या करे बेचारा प्राइम मिनिस्टर कि जनाब इश्तारी पहले हलफ उठाएं और अदालत में रिलीफ मिल जाता है। सवेरे इंडाइटमेंट होनी है, कभी कमर में दर्द है, कभी लत में दर्द है, और जज साहब चुप करके बैठे हुए हैं, और फिर वही बंदा आपका प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। तो ये तो वो ठीक कहते हैं ना, डिसफंक्शनल तो है। तो इसका मतलब है फिर आप ये आर्मी के बड्डी साहब जी बड्डी साहब नहायत अदब एहतराम से इस मुल्क में बदकिस्मती ये है, हम ज़हनी तौर पर गुलाम है। नहायत काबिल एहतराम है आर्मी चीफ, उनकी एक अपनी जिम्मेदारी है, उनकी एक्सपर्टी है जंग लड़ना। उनका काम मुल्क की इकॉनमी को चलाना नहीं है। आप इधर बैठे एक प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं, कैमरामैन का एक अलग रोल है, प्रोड्यूसर का एक अलग रोल है। खुदा के वास्ते ऐसे जिन्हें अपनी जिम्मेदारियों का पता भी नहीं और अदायगी करनी भी नहीं आती, उनको इन सीटों पे ना बनाए। और भाई उन पर बहुत जिम्मेदारी है फौज पर। अगर उन्होंने जैली मेडिसिन बनानी है, फिर कहोगे कौंसलर का इलेक्शन सही नहीं होता, उनको लड़ाओ। खुदा का वास्ता क्यों उदारों को डाल बना के चुप रहे हो? आर्मी चीफ का विजन है तो इतना बड़ा बजट पे रहने दिया जाए। इतना बड़ा बजट है हमारी काबीना पे, फिर ये अदारे 300 से ज्यादा क्यों बनाए हैं, मुझे ये बता दें। ये जो सैकड़ों अरब का बजट है, तो फिर काबीना क्यों रखी हुई हमने 40-50 150? काजी साहब, आप जरा अमेरिका पे भी गौर कर लें। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट आता है, उनकी एक कमेटी है, वो 10 रुकनी 20 रुकनी कमेटी जो है वो मुल्क को लेके चलती है, और रूटीन के बाकी मैटर। आप तो अमेरिका में खुद रहे, मुझसे ज्यादा इल्म है आपको इस बात का। वो जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट उनका अमेरिका है, वो उसको लुक आफ्टर कर रहा है चीजों को। यहां पर है कि यहां पर ग्लास टूट जाए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अदलिया का नुक्स हो जाए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जर्नलिस्ट का सर फट गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हमारे तो किसकी जिम्मेदारी है? ये सबकी जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल में जिसका सर फटा है सबसे ज्यादा उसकी जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल में बड़ी साहब जो विक्टिम है उसे खुद अपना ख्याल रखना चाहिए। ये थरेंदा क्यों है? एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम हाजिर। बड़ी साहब ब्रेक है, यही बात है ना। हाँ जी, कल को ये वाला वज़ीर आज़म ये कानून ना कर दे, यार ये बंदा कत्ल हुआ है, इसकी मौत का वक्त मुकर्रर था, लिहाजा इसको दोबारा कत्ल किया जाए। और खुदा का वास्ता चलें भाई, एक व्यू है हमारा आदमी की राय को मुकद्दम समझते हैं। एक ब्रेक हाजिर होते हैं। मेरे ख्याल में हमें सबको अपना अपना काम ध्यानदारी से करना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे की तरफ ना देखें। उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं जो वो अदा कर रहे हैं, और वो अपना बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहे हैं, तो हमें भी ठीक तरीके से चलना चाहिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, एक तो हमें ये चूँकि कुछ सिनेरियो बड़े खौफनाक होते हैं, जिम्मेदारी उसकी किसी पे भी हम डाल सकते हैं, लेकिन जो खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट का सिनेरियो था उस पर खुर्रम हुसैन साहब ने कुछ दिन पहले डॉन में एक बड़ी चश्मकुशा, ये कोई पिकनिक नहीं होती, मुझे थोड़ी सी फिगर्स जो याद है जो उन्होंने इसमें डाले थे, वो ये कि उन्होंने 100 साल में जितने मुल्क डिफ़ॉल्ट हुए हैं उनका नक्शा खींचा था। वो बड़ा हॉरेबल नक्शा था, जिसमें 30% जो है वो गुर्बत बढ़ती है, 13% चाइल्ड मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, जो बच रहते हैं बच्चे उनकी स्टेंटेड ग्रोथ होती है, और 10-10, 15-15 साल तक मुल्क रिकवर नहीं कर सकते। तो थैंक गॉड कि एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग वी आर आउट ऑफ इट। मगर सवाल फिर ये है कि जो आप पीएम साहब फरमा रहे हैं वो बिल्कुल हर किसी के दिल की बात है कि यार इस कर्जे से कैसे जान छूटे। सुनिएगा वो क्या फरमा रहे हैं, इस पे कैसे अमल हो सकता है, इस पे आपका टेक लेते हैं, सुनाइए जी। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत को बदल के रख देगी, और अगर हमने कर्जों से जान छुड़ानी है, अगर हमने बेकारीपन का खात्मा करना है, तो फिर हमें अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। जी भट्टी साहब, हम अपने पाँव पे
कैसे खड़े होंगे भट्टी साहब? काजी साहब, हम अपने पाँव पे इक़्तिदार में नहीं आते। हम अपने पाँव में, अपनी काबिलियत में, अपनी अहलियत में, अपनी सलाहियत में नौकरी नहीं लेते तो पाँव पे खड़े कैसे होंगे? 40 साल से इन्हें यही नहीं पता पाँव पे खड़े कैसे होना। मैं आपको एक खबर देता चलूं। खबर जो स्क्रिप्ट पिछले 15 महीने में लिखा जा रहा था और जो तवक्को थी, गैब का इल्म तो मेरे पास नहीं है और फ्यूचर की सावत की नहीं करते, उसको चेंज करने पर सख्ती से गौर शुरू हो गया, क्योंकि कुछ अदारों, सियासी जमातों के बारे में ऐसी एविडेंस आ गई है कि वो अवाम और अदारों के दरमियान ऐसी खलीज पैदा कर रहे हैं जो मुल्की मफाद में बेहतर नहीं। तो ऐन मुमकिन है कोई ऐसा अपसेट हो जाए जिसको मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। बहुत ज्यादा गौर फिक्र हो रहा है। 15 माह में जितना चीट करना गया था वो बनाया गया। जो आज भी दुबई भी स्क्रिप्ट है, जो लंदन प्लान का भी हिस्सा है, उसमें अब गौर किया जा रहा है कि ये सियासतदान जिसको मौका मिल रहा है, ये मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने की बजाय सिर्फ अदारों को ढाल बना के कभी अदलिया पे इल्जाम लगा दिए। तो ऐन मुमकिन है इन हालात में, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, चैलेंज मौजूदा जो जिस तरीके से भी हुकूमत चलाई जा रही है, मुझे वजीर आज़म के नाम से गर्ज नहीं, ना मुल्क तरक्की की तरफ जा सकता, ना पाँव पे खड़ा हो सकता, ना अमन खड़ा हो सकता है। उसके लिए कुछ इस्लाहात पर गौर किया जा रहा है। अगर उस पर अमल हो गया तो पाकिस्तान की नई जनरेशन का फ्यूचर बेहतर होगा, अदरवाइज हालात अबतर होंगे आने वाले 3 माह में। ये गौर किया जा रहा है, बड़े अहम हलकों में गौर किया जा रहा है। और ये जो लगड़ बगड़ आकर कहते हैं जमहूरी जमहूरी जमहूरी, इन्हें भी अब जवाब मिलने वाला है। इन्हें अपने किए कि मुमकिन है कि ऐसा बड़ा फैसला हो जाए। भट्ट साहब, एक ज़राअत की उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात की, मगर कुछ 2 बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज थे, हम वहाँ मिलें उठा के ले जाते हैं। आज हालत ये है कि हमें कपड़ा बनाने के लिए कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ती। उसके बाद आंखें बंद करके हम जो ग्रीन एरियाज़ हैं उनको, उनकी बग़ैर किसी रेगुलेशन के, और जो इस वक्त भट्टी साहब फरमाते होते हैं कि इतने पैसे मनशियात में नहीं है जितने हाउसिंग सोसाइटियों में और इसमें आ गए हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कोई नेपाल से आके हमारी आंख बचा के ये सब कुछ कर गया है? होनोलुलु से आया था, ये कौन कर गया इस तरह? जो बात तो ठीक की पीएम साहब। काजी साहब, 2 फैक्टर है। जी जी। एक तो आप इस बात को पहले गौर करें कि आपकी आबादी खतरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। ठीक है। आपकी आबादी जो है वो 21 करोड़ के लगभग थी 2017 में। 6 साल के बाद अब मर्दमशुमारी जो कंपाइल रिजल्ट हो रहे हैं वो जाकर 24 करोड़ तक जा रही है। नहीं, वो तो ठीक होगी ना। अब जब ये आबादी का एक तनासुब देख रहे हैं इस जानिब, अब आपने बात की है कॉटन की, जो आप कपास की बात कर रहे हैं, तो आपको यह भी याद होना चाहिए कि बरामद भारत से ज्यादा थी कब? 90 के दौर में। अगर आप 90 के दौर में चले जाएं तो पाकिस्तानी रुपया जो था वो भारतीय रुपए से ज्यादा था। मैं तो तब छोटा होता था, आप जवान होते थे, आपको याद होगा। नहीं, मैं जवान हूं आजकल भी। ऐसे ही था ना 90 के दौर में। अब सवाल ये है कि इतने मुश्किल हालात में मुझे एक सवाल और इसके साथ जिम्मे बड़ा मुश्किल सवालात है। ये खानदानी मनसूबाबंदी का जो महकमा है, ये यहाँ पे अमेरिका चलाता है या कोई और मुल्क चलाता है या पाकिस्तान की कैबिनेट के अंडर आता है? किसने देखना है? किसकी जिम्मेदारी है? यही तो काजी साहब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। अच्छा, आप इस तरह करें, हुक्मरानों के अपने बच्चे गिनने शुरू कर दें और माशाल्लाह सारे के सारे जीनियस हैं। कोई दुबई में किसी की कारों की है, कोई दुबई माशाल्लाह, और बड़े लायक बच्चे, ऐसे बच्चे होने चाहिए। भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। ये जो ज़राअत का मामला था, मुझे ये बताएं कि इसकी ज़राई असलाहत कभी हुई? मुझे ये बताएं कि ये जो इवन एक सेस टैक्स हुआ करता था जो किसानों से लेके खाद के प्रोड्यूसर को दिया जाता था, पिछली गवर्नमेंट में उनका वापस नहीं लेंदे। ये गरीब से लोग हैं जो खाद बना रहे हैं, ये भी इन्होंने दे दियो। ये किसने किसानों को कुचला? और किसने वो मुल्क जो ज़राअत में दुनिया में 47 में सबसे आगे था, आज ये सिलसिला है। 90 में भी आगे था। जी भट्टी साहब। व्हाट्सएप के बकौल 90 में बरामदात का मुझे आदादो शुमार देने हैं। 90 से लेकर 83 तक सिर्फ मुशर्रफ के 9 साल निकाल दे, सिर्फ 90 दिखा दे, तो बाकी ये 32-33 साल या 25 साल ये जमहूरी हुक्मरानों से पूछो ना मेरे भाई, आपने कौन कौन से महकमे में सराहत की?
जो एक घर का भी एक नक्शा बनाया जाता है, उसके बाद उसका फॉर्मेट होता है, उसके बाद मुलाजम रखे जाते हैं, दरवाज़ा, खिड़की, अलमारी। तो मुल्क चलाना मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हुक्मरान का काम है, ऐसी पॉलिसियाँ बनाने के जिनके असरात आवाम की बेहतरी की तरफ हो, ना ये कि कानून साजी ये की जाए, तीसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म बने, तो सारी उम्र नाअहली ख़त्म हो जाए, अरबों रुपए कमाने वाले बेगुनाह हो जाए। जब आपकी असम्बलियाँ अपना काम नहीं करेंगी, जब आप कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से करना चाहेंगे तो इलाज नहीं होगा। आपको राइट मैन फॉर राइट जॉब और मेरिट और इंसाफ के बगैर तरक्की की ही नहीं जा सकती। लिख लें प्रायोरिटीज क्या हैं। अभी मैं एक एहसन इकबाल साहब का बयान बाद में उन्होंने अपनी उस पे लुटो कुटो तो नठो। अच्छा नहीं, वो तो ठीक है। कौन से हुक्मरान आपके मुल्क के बाहर नहीं गए, चलो डील करके मुझे बताएं ना। जो 2-3 खानदान है, जब भी ये अपोजिशन में आते हैं डील करके बैरूने मुल्क चले जाते हैं। इस पे आप मुझे बताएं जो मुल्क मैं आपको एक चीज सुनाना चाहता हूँ। सुनाएं जी, ये कुछ दिन पहले एक भी कंट्रोवर्सी, क्यों हम ऐसे इश्यूज में बात करते हैं जिसमें जो सेंसिटिविटीज़ हैं और डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटीज़ हैं वो इन्वॉल्व हों, और बाद में हमें अपने बयानात पे कहना चाहिए मैं ये नहीं कहना चाहता था, कुछ और मुंह से, या कुछ सुनाइए क्या फरमाया उन्होंने। अब इन्होंने 2 इल्ज़ाम लगाए। एक तो उन्होंने उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने फेयर एंड फ्री जो है इलेक्शन नहीं होने दिया 2018 की, यकीनन ये बात कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि चीन ने भी बहुत कहा था कि हम भी मारे जाएंगे अगर हम पावर से बाहर जाते हैं, यानी हमसे मुराद ये एहसन इकबाल साहब जी। ये सॉर्ट किस शख्सियत साहब का है? एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, ये उन्होंने कहा था, मुमकिन ऐसे ही हो। पाकिस्तान की जमहूरियत पर क्वेश्चन मार्क कर दिया और पाकिस्तान की सफारत को भी जमीन बोझ कर दिया। एक तो वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को कहा, दूसरा हम इन्हें चलाएंगे। तो जो लोग इस तरह चोर दरवाजों में आए और अपनी जगह अवाम के वोटों की बजाय बंद कमरों की साजिशों की जगह इक़्तिदार पे मुसल्लत हो और मुसल्लत हो के हमरा लूट मार करके मुल्क से चले जाएं, वो मुल्क चला सकते हैं? आपका जिस्म आपकी मर्जी से नहीं हरकत कर रहा, आप गुलाम बन चुके हैं। ये फैसले देखें, इन्हें अब सोचना होगा कि इक़्तिदार लेना एक जिम्मेदारी है। एक आवाम के और शॉर्ट सुनवाना है आपको, मैंने एक और शॉर्ट सुनवाना है हमारे वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का, सुनाए जी। तो इसी तरह बट साहब, तो इस तरह मैं समझता हूँ कि एक तरफ हम चीन को कह रहे हैं कि चीन हमारे यहाँ हुकूमतें तब्दील किया करे, और फिर बाद में शायद उन्होंने इस पर कुछ थोड़ा कहा कि नहीं, शायद मेरा मतलब ये नहीं था। और इधर से ये भी कह रहे हैं, खुद ही हम कहते हैं कि जी वोट को इज्जत हो, खुद ही हम वोट जो उनकी चौखट पे ले जाते हैं। काजी साहब, जितने पाकिस्तान के इस वक्त मुश्किल तरीन हालात में है, कोई मुहिब्बे वतन माइका लाल इस वक्त वजारत उज़्मा का ओहदा पहले कबूल ना कर सकता था और आइंदा भी बड़ा मुश्किल है। आप देखें, ये शहबाज शरीफ का जो फिक्रा कल का गौर करें, उनका फिक्रा था कि जब भी बैरून मुल्क में जाता हूं तो मेरा इस्तकबाल ऐसे होता है कि कोई बैगर आ गया है, कोई भीख मांगने बहुत अच्छी है जी 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 जी। अच्छा जी, बड़ी साहब वो कहते हैं कि मेरा इस्तकबाल ऐसे होता है, तो इन्होंने इतना अच्छा काम किया था बार बार हुकूमतों में आके। बड़ी साहब जल्दी से क्विकली। अच्छा काजी साहब, आप बादशाह आदमी 81 से आ रहे हैं, 4 दफा इक़्तिदार में हैं, बार बार जाते हैं, इन्हें बैगर्स का होता है, तो फिर ये सियासत का गंदा धंधा छोड़ दें। दूसरी दफा ख्वाजा आसिफ ने जो इल्जाम लगाया कि 19 में ये इक़्ता गए थे उनसे, उन्होंने कहा हम जान छुड़ाना चाहते हैं, ये अदारों को बदनाम करें, एस्टेब्लिशमेंट के लिए बदनुमा धब्बा बन चुके हैं ये। बड़ी साहब मुझे क्लोजिंग करनी है, क्लोजिंग है बड़ी साहब, क्विक क्लोजिंग है। ये बात एक क्लोजिंग है कि जाती तौर पर तो हम अरबपति होते हैं, मगर जिस कौम को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए हम बेकारी बन जाते हैं। जब तक ये फ़र्क ज़ात में और आपके जो आपका रोल है उसमें रहेगा, हमें ये ज़िल्लत बर्दाश्त, इंशाल्लाह इस ज़िल्लत से निकलेंगे और एक अच्छे दिन भी आएंगे। इस उम्मीद से प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।